हर स्टूडेंट के सामने इंग्लिश हवा बनी हुई है। हर आदमी कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मैं कहता हूं कि आप खुद समझदार हैं, आपके पास एक सोच है। आप सोचिए कि इंग्लिश कैसे बन सकती है। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इंग्लिश? दिस मस्ट बी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड। पहले आप खुद सोचोगे, डिसाइड करोगे करना क्या है। सुन सबको लो, लेकिन सही तरीका क्या है वहां जाना जरूरी है। अब जो इंग्लिश का पोर्शन आता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या इंग्लिश का एक पर्टिकुलर पेपर आता है, उसको समझना मुश्किल होता है। अब उस पेपर को समझने के लिए मैं हर बार एक ही चीज़ कहता आया हूँ कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वोकेबुलरी का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ वोकेबुलरी आपके पास होनी चाहिए, और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठे, इसके लिए मैं इस सीरीज में कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ स्क्रीन पर ला रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि आप इस पैराग्राफ को कैसे समझेंगे। व्हाट यू नीड जस्ट टू फॉलो द सेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, वेदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। देखिए, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, ट्रैवल बाय बस। छोटे लेवल पे लिए हैं मैंने, क्योंकि पहले हम छोटे लेवल पे चले, है ना। एकदम बहुत लेवल का, हाई लेवल का अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो डेफिनेटली उसमें वोकैबुलरी मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आएगी और वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको चलना बहुत मतलब है छोटे लेवल से है। देखिए, ट्रैवल बाय बस, अब इसको समझना है तो आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। वोकैबुलरी में आप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ वोकैबुलरी आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं। देखिए, आई ट्रैवल टू स्कूल बाय बस एवरी सिंगल डे। कहता है हर दिन मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब स्कूल जाता हूँ। आई ट्रैवल टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यात्रा करता हूँ, बाय बस एवरी सिंगल डे, हर रोज। अब फ्रेंड्स, मैं ताहूँ क्यों बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे डायरेक्ट इंग्लिश में भी सेंस निकाल लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो टेंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश में भी अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सेंस तो आपको हिंदी में लगाना पड़ेगा। तो देखिए, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग नहीं होता वो यहाँ तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ होता है पास्ट इंडेफिनिट। इफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बिफोर यू, अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हिंदी करोगे ताहती क्या हो जाएगी, राइट। अब आई ट्रेवल टू स्कूल बाय बस एवरी सिंगल डे, मैं हर रोज बस से स्कूल जाता हूँ। इट इज़ अ जर्नी ऑफ अबाउट 20 मिनट्स, ये 20 मिनट की यात्रा होती है, यानी 20 मिनट का समय लगता है स्कूल पहुंचने में बस के द्वारा। अब देखो, इट इज़ ए जर्नी। अब ये इट इज़ ए जर्नी कौन सा टेंस है? कहने को प्रेजेंट है, लेकिन 12 टेंस में जो 4 प्रेजेंट होते हैं उनके बाहर का सेंटेंस है। तो मेरे फुल कोर्स में मैंने इस टॉपिक को नाम दे रखा है सेंटेंस विदाउट टेंस, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि इसकी इंग्लिश किस टॉपिक में जाके बनानी है। तो यहाँ देखिए, इज आ रहा है लेकिन वी प्लस आई नहीं आ रहा है। तो इज का मतलब हमेशा, इज डज नॉट मीन्स कि इज आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं है। इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, शैल बी, विल बी, इनके इंग्लिश की दुनिया में 4 तरह से यूज किए जाते हैं। इसका एक परफेक्ट वीडियो मेरे मतलब यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। पर अभी ये विदाउट टेंस में जा रहा है, तो कहता है 20 मिनट लगते हैं, करेक्ट। बट दोज 20 मिनट्स आर ऑफन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग। कहता हूँ जो 20 मिनट का जो टाइम मैं बस में जाता हूँ, बट दो 20 मिनट्स, वो जो 20 मिनट होते हैं, आर ऑफन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग। इस सबसे अच्छा पार्ट होता है जब मैं बस में जाता होता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। अगेन देखिए, आर आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है। इसको मैंने नाम दे रखा है विदाउट टेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब नहीं होता। तो यहाँ वर्ब नहीं है, देखिए, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं आ रहा है। समटाइम्स आई एम लकी इनफ टू फाइंड ए कंफर्टेबल सीट बाय द विंडो। कहता है कभी कभी मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने को जब मैं बस के अंदर मुझे खिड़की वाली सीट मिलती है, ठीक है। तो समटाइम्स आई एम लकी इनफ। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये लकी इनफ एक वर्ड है आपके सामने,
क्या इसको हम इनफ लकी मान सकते हैं? नहीं, इसी का नाम कॉन्सेप्ट है। जब कभी आप इनफ का यूज किसी एडजेक्टिव के साथ करेंगे तो पहले एडजेक्टिव आएगा, इनफ बाद में। आप इसे इनफ लकी नहीं बोल सकते, बोलने वाले बोल जाते हैं लेकिन गलत है। रमन इज इनफ रिच, नो, रिच इनफ। तो वेन एवर वर्ड इनफ इज यूज विथ एन एडजेक्टिव तो पहले आपको एडजेक्टिव बोलना है, इनफ बाद में बोलना है। अब ये कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर होगा तभी तो आप इसको सही बोल पाओगे, लिख पाओगे, नहीं तो गलत हो जाना है। तो कहता है समटाइम्स आई एम लकी इनफ टू फाइंड ए कंफर्टेबल सीट बाय द विंडो, कि कभी कभी मुझे बस के अंदर खिड़की वाली सीट मिल जाती है। एंड समटाइम्स आई हैव टू स्टैंड ऑल द वे, कभी ऐसा भी होता है कि बस में इतना रश होता है। समटाइम्स आई हैव टू स्टैंड। अब फ्रेंड्स, आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हैव टू एक फ्रेज है, इसकी हिंदी है पढ़ता है या पढ़ेगा, राइट? दोनों हिंदी है इसकी। वैसे पढ़ेगा के लिए विल हैव टू भी यूज किया जाता है, राइट? लेकिन आई हैव टू स्टैंड ऑल द वे, मेरे को खड़े रहना पड़ता है क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो आई हैव टू स्टैंड, अब ये फ्रेज है। नॉलेज में होगा तभी आप इसकी हिंदी कर पाएंगे, तभी इसका आप सेंस समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सीरीज स्टार्ट की कि फर्स्ट मतलब यू मस्ट डिसाइड कि जो इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें जो भी कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं उसको समझें कैसे। प्रॉब्लम तो ये है, और समझने के लिए मैं इसमें कुछ है ना 10, 15, 20 पैराग्राफ को मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी हिंदी समझने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। जिस दिन आपके माइंड में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है कि हमें पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, यानी ट्रांसलेशन पे अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। आई हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम, है ना, ऑल द वे, सारे रास्ते मुझे कई बार खड़ा रहना पड़ता है। होल्डिंग ऑन टू द, ठीक है, मेटल रोड एज द बस मूव्स थ्रू द बिजी स्ट्रीट्स। कहता है होल्डिंग ऑन टू द मेटल रोड, ऊपर जो मतलब जो छत के अंदर रोड्स लगी होती है लोहे की, उसको पकड़कर। अब ये होल्डिंग में आएंगे क्यों लगा फ्रेंड्स, ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब टॉपिक के नाम की तरफ नहीं जाना है। होल्डिंग का मतलब पकड़ कर। जब वर्ब में कर लगता है तो वहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगता है तो वहाँ पे उसकी हिंदी करते हैं तो कर आता है। जैसे स्विमिंग ही बिगेन टू बास्क, स्विमिंग मतलब तैर कर वह धूप खाने लगा। तो स्विमिंग में आईएनजी, स्विम में आईएनजी लगा, इसकी हिंदी होगी तैर कर। इसी तरह से पकड़ कर, ऑन द मेट्रो रोड, ठीक है, एज द बस मूव थ्रू द बिजी स्ट्रीट, कि जब बस मतलब जब चलती है और बिजी स्ट्रीट होती है तो वहाँ पे ब्रेक्स लगते हैं, तो वहाँ पे मुझे उस रोड को पकड़ के मतलब पकड़े रहना पड़ता है। द बस कंडक्टर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, है ना, मिस्टर जगदीश। अब देखिए यहाँ इज आ रहा है, ये फिर जाएगा मेरा जो मैं जिस टॉपिक को नाम दे रखा है सेंटेंस विदाउट एन, इज आ रहा है, वी प्लस आईएनजी नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में बात बैठी हुई है कि इज एम आर अगर आता है तो फिर मतलब वो कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं है। मैंने अभी भी कहा कि आपको अगर इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी का प्रॉपर यूज़ देखना है तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखें, यूजेज ऑफ इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी, 4 प्रयोग होते हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो द बस कंडक्टर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मिस्टर जगदीश, कि बस कंडक्टर अक्सर जगदीश ही होता है, कभी कभी कोई दूसरा भी आता है। ही इज़ ए काइंड, चीयरफुल एंड फ्रेंडली मैन, वो बहुत ही मतलब दयालु व्यक्ति है, खुश मिजाज व्यक्ति है और फ्रेंडली है, सबके साथ एज ए फ्रेंड मतलब ट्रीट करता है। हु नोज मोस्ट ऑफ द रेगुलर पैसेंजर्स बाय नेम, उस बस में जो पैसेंजर रोज जाते हैं तकरीबन मतलब जो अधिकतर पैसेंजर्स के नाम उस ड्राइवर को पता है। ही ऑलवेज ग्रीट्स मी, वो मेरे से मिलता है विथ ए स्माइल। देखिए ही ऑलवेज ग्रीट्स मी। अब देखिए अगेन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। यही वजह है कि इसमें डू डज नहीं लगेंगे। अब आपको जिस स्टूडेंट को ये नॉलेज है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सिंपल सेंटेंस आता है तो 2 ऑफ द पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन द माइंड। वन पॉइंट इज इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू डज, ये दो जो हेल्पिंग वर्ब है इनका यूज नहीं होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रूप में इनका यूज नहीं होगा और ऐसे ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लग रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है या वी होता तो ग्रीट होता, एस नहीं लगता।
कि आपको लगता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? इट विल बी अ ड्रीम। देखिए, तो ही ऑलवेज ग्रीट्स मी विथ अ स्माइल। अब स्माइल का मतलब ऐसे मुस्कुराना होता है, स्माइल वर्ब है, लेकिन यहाँ ए के बाद आ रहा है तो ये ए की वजह से ये स्माइल यहाँ पे नाउन बन गया कि वो मेरे को एक मतलब है, ही ऑलवेज ग्रीट्स मी विथ ए स्माइल, वो मेरे को एक मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरे से मिलता है। एंड आस्क्स, और फिर पूछता है, फिर ऐसा गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइवर, तो ड्राइवर ही है, अकेला है, ऐसा लग रहा है। एंड आस्क हाउ माई स्टडीज आर गोइंग, और वो ड्राइवर होने के बावजूद भी पूछ लेता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, हाउ माई स्टडी आज गोइंग, कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। राइट, अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए मैंने इसकी हिंदी बोली कैसे पढ़ाई चल रही है। तो हर सेंटेंस के अंदर ता है नहीं आएगा, हर सेंटेंस के अंदर गा नहीं आएगा, हर सेंटेंस के अंदर रहा नहीं आएगा, हर सेंटेंस के ऊपर रहा था नहीं आएगा। हर सेंटेंस की हिंदी आपको जैसा सेंटेंस होगा वैसी उसकी हिंदी समझ, वही पहचान वैसी समझनी पड़ेगी। राइट, हाउ माई स्टडीज आर गोइंग, सिंस आई हैव ए वैलिड स्टूडेंट पास, कहता है कि मेरे पास, सिंस आई हैव ए वैलिड स्टूडेंट पास, मेरे पास स्टूडेंट पास है। ही नेवर आस्क्ड मी टू शो माई टिकट, उसे पता है कि मेरे पास पास है, तो बस मेरे को देखते ही है ना एक स्माइलिंग दे देता है। एंड ही नोज वेल कि स्टूडेंट और इसके पास पास है, तो टिकट के लिए कोई मेरे से नहीं पूछता है। ठीक है, ही नेवर आस्क्ड मी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आस्क आ रहे हैं, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लग रहा है, लेकिन इससे पहले नेवर लग रहा है। अब ये नेवर क्या यहीं लगेगा या आस्क के बाद? ऐसा नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि दुल्हन का श्रृंगार और इंग्लिश लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम है। लिपस्टिक होंठ पे, काजल आंख पे, बिंदी यहाँ, सिंदूर मांग में, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि नेवर है क्या। नेवर एडवर्ब है, और एडवर्ब जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है। ये ऐसा कभी नहीं होगा ही आस्क्ड नेवर, नो। तो हमें वही है ना कि वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए कि कहाँ नाउन है, कहाँ नाउन यूज होगा, कहाँ प्रोनाउन यूज होगा। वो एक शब्द के कई रूप हैं, उस शब्द के उस रूप को समझना होगा, तब जाके हम इन चीज़ों को लिख पाएंगे। तो ही नेवर आस्क्ड मी टू शो माई टिकट बट ही ऑलवेज मेक श्योर एवरीवन एल्स डज, लेकिन बाकी लोगों से वो है ना टिकट के लिए बारे में पूछता है ताकि वो श्योर हो जाए कि कोई भी विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर रहा है। बट ही ऑलवेज मेक्स श्योर। अब देखिए मेक्स में फिर ऐसा आ गया, अगेन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि रोज इस बस से स्कूल जाते हैं ना, ठीक है, कि रोज का जाना है, तो जो रोज जाया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, तो वहां पर अपन को ये एस का ध्यान रखना है, श्योर एवरीवन एल्स डज, कि दूसरा आदमी वाला टिकट लेता नहीं लेता है, ये बात वो कंफर्म करता है। बस टेक्स द सेम रूट एवरी डे, राइट। अब देखिए बस वही चीज़ है कि अगर आपको टेंसेस का अच्छा नॉलेज है तो इसकी हिंदी आप सही कर पाएंगे। बस टेक्स द सेम रूट एवरी डे, बस सेम रूट से रोज गुजरती है, गुजर नहीं है उसको, एंड ओवर टाइम, उस समय पर। अभी देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब आप पैराग्राफ की हिंदी करेंगे और आपको टेंसेस का अच्छा नॉलेज होता है तो आपके मुंह से सेंटेंस जो पढ़ेंगे उसकी हिंदी वही निकलेगी जो उसकी रिकॉग्निशन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की रिकॉग्निशन है ता है तिये ते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। दो सेंटेंस छोड़ने पड़ेंगे। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देखें, आपको समझ में आएगा कि हर सेंटेंस जिसके एंड में ता है तिये ते हैं आते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं। हिंदी की दुनिया में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, वो आप उसमें देखें, क्योंकि अभी टॉपिक फिर लंबा हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूट्यूब पे जरूर देखें। द बस टेक्स द सेम रूट एवरी डे, उसी रास्ते से गुजरती है, एंड ओवर टाइम, टाइम पर। आई हैव कम टू नो एवरी टर्न, कहता है आई हैव कम टू नो। अब ये देखिए ये हैव और ये कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, राइट। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगेन आई टॉक कि आपको टेंसेस का नॉलेज होगा तभी इसकी हिंदी कर पाएंगे। अभी देखिए कहता है आई हैव कम टू नो, मुझे मालूम पड़ गया है। कम टू नो एक फ्रेज होता है, मालूम पड़ जाना, राइट। तो आई हैव कम टू नो एवरी टर्न,
कि मेरे को हर टर्न का पता पड़ गया है कि अब इसके बाद कौन सा टर्न आने वाला है, मतलब रूट मुझे याद हो गया है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, एवरी टर्न ट्रैफिक सिग्नल एंड लैंडमार्क अलोंग द वे। तो मेरे को है ना सारे टर्न का पता पड़ गया है, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ कहाँ आने वाला है, अब ये ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है, बस रुकेगी, ये सब चीज़ मतलब जो मुझे याद हो गई है। एंड लैंडमार्क अलोंग द वे, और जो भी मतलब लैंडमार्क लिखे होते हैं, सड़क पे बोर्ड होते हैं, उन सब का मेरे को नॉलेज है। ठीक है, यानी मैं वो चीज़ मालूम कर चुका हूँ। आई स्पेशली एंजॉय लुकिंग आउट एट द लश ग्रीन लॉन्स। कहता है कि आई स्पेशली एंजॉय, अभी अगेन देखिए जिस क्षण में एलपी नहीं है, either that sentence is the sentence belongs to the present indefinite or past indefinite. If first form is over there, no doubt sentence belongs to present indefinite. Second form है तो वो sentence past indefinite tense का होगा। Right now you are seeing कि यहाँ पे enjoy first form आ रही है, इसकी हिंदी करोगे तो ताहे की आवाज आएगी। जब तक हम इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ के और उसको प्रॉपर हिंदी नहीं कर पाएंगे, बाय देन इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द पैराग्राफ और अनसीन पैसेज वट एवर इन इंग्लिश इज बिफोर यू, राइट। तो देखिए, है ना, तो आई स्पेशली एंजॉय लुकिंग आउट द लश ग्रीन लॉन्स। कहता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब है ना मैं खिड़की से देखता हूँ, बिल्कुल हरे भरे लॉन्स देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऑन सम डेज व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, और कहता है कभी जब वेदर बहुत शानदार होता है। अब ये फिर इज आ गया, तो मेरा जो टॉपिक है विदाउट टेंस उसमें जाएगा ये, वेदर इज प्लेजेंट, है ना। ऑन सम डेज व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, कि जब मौसम सुहावना होता है ना कभी कभी, ठीक है, एंड कूल, और बहुत ठंडा ठंडा होता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। द साइट ऑफ द लेक शिमरिंग इन, है ना, शिमरिंग इन द मॉर्निंग सन, ठीक है, द साइट ऑफ द लेक शिमरिंग इन द मॉर्निंग सन। कहता है सुबह का जो सूरज होता है, ठीक है, उसकी रोशनी लेक के ऊपर झिलमिलाती है, शिमरिंग मतलब झिलमिलाती हुई दिखती है वो रोशनी, राइट। फील्स में विद जॉय, उसको देख के मुझे मज़ा आ जाता है कि इधर से सूरज की किरणें आ रही हैं और लहरों पे गिर रही हैं, और वो है ना लहराती हुई दिख रही हैं, झिमझिम, है ना, झिलमिल करती हुई दिख रही हैं किरणें। सन फिल्स मी विद जॉय एंड मेक्स द राइड फील पीसफुल, और ऐसा लगता है कि मतलब जो है ना आज की यात्रा जो है वो जो बस में सवार है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड मेक्स, ये सारे पैराग्राफ में, क्योंकि वो रोज स्कूल जाता है जाने वाला, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेंटेंस चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस की हिंदी करेंगे, ता है, ती है, ते है की आवाज आएगी, है ना, तब आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ सकेंगे। जब पूरी हिंदी है ना फ्लो में जा रही है और बिल्कुल सेंटेंस से सेंटेंस जुड़ के हिंदी आपको समझ में आ रही है, पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। और जब पैराग्राफ समझ में आ गया तो फिर इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स। बट वन थिंग अगेन आई विल से कि आंसर लिखने के लिए भी आपके पास सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वोकैबुलरी प्रॉपर होनी चाहिए, उसका प्रॉपर यूज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए। दिस थिंग आई वांट टू फीड इन योर माइंड कि इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाएं, और हम इंग्लिश का जो पोर्शन है या कहीं भी कुछ भी इंग्लिश पढ़ रहे हो उसको कैसे समझें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के कोर्स को समझना मुश्किल है, करना मुश्किल नहीं है। उसके लिए मैं सारी बातें आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप एक बार डिसाइड कर लें कि करना क्या है। ये डिसाइड आपको करना है, हमारे पीछे मत चलिए आप, फिर जो सही रास्ता है उस पर चल दीजिए। आई एम एबल टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू हिंदी, बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, कौन सा टेंस है, कौन सी चीज़ कैसे आ रही है, तब मैं बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी हैंडीकेप्ड होता। क्लियर। डिस्पाइट द ओकेजनल इनकन्वीनियंस, कभी कभी क्या होता है कि है ना असुविधा भी हो जाती है। अब देखिए ये डिस्पाइट एक वर्ड है फ्रेंड, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, इसका एक सिनोनिम और है इंस्पाइट ऑफ। अब फर्क क्या है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में, डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रिपोजिशन नहीं आती है। अब ये नॉलेज में होगा तभी तो आप डिस्पाइट के बाद, मान लो एरर स्पोर्टिंग में सेंटेंस आ गया और उन्होंने डिस्पाइट के बाद ऑफ लिख दिया, ठीक है, कि डिस्पाइट ऑफ रेन, कि वर्षा के बावजूद भी आप आर रेडी टू गो टू स्कूल। अब डिस्पाइट का आपने कभी कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं, तो फिर डिस्पाइट के बाद ऑफ आ रहा है, ये गलत है, ये आपके माइंड में चीज़ आएगी नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, तो आप डिस्पाइट के बाद ऑफ लिखा होगा उसको हटा दीजिए, सुना राइट हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप भले किसी पैराग्राफ की हिंदी समझ जाएंगे या उसको सेंस को समझ जाएंगे? कभी नहीं। आपके सामने सब कुछ,
ठीक है। तो डिस्पाइट द ओकेजनल इनकन्वीनियंस, कभी कभी असुविधा भी हो जाती है। आई रियली एंजॉय माई डेली बस जर्नी। कहता है असुविधा होती भी है, फिर भी मेरे को तो बस में जाना, मेरी जो सुबह की यात्रा होती है घर से लेके स्कूल तक, वो मुझे बहुत, ठीक है, अच्छा लगता है। आई रियली एंजॉय। अब ये रियली एडवर्ब है। अगेन आई विल से, अब जैसे मैंने नेवर की बात करी, अब रियली है, तो क्या रियली को मैं आई सब्जेक्ट के बाद लगाऊं या एंजॉय के बाद लगाऊं? दिस इज द क्वेश्चन। तो ये मर्जी नहीं है। लिपस्टिक आंखों में नहीं लगती, काजल कभी होंठ पे नहीं लगता। इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रख लें, ठीक है। बस जर्नी, इट गिव्स मी टाइम टू थिंक। कहता है ये जो यात्रा है 20 मिनट की, ये मेरे को सोचने का समय देती है। ऑब्जर्व द वर्ल्ड आउटसाइड, है ना, पीछे जो बाहर की दुनिया है, कैसे है, लोग कैसे चल रहे हैं, कोई रेड लाइट पर रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, या बेवजह हॉन्किंग कर रहे हैं, या ट्रैफिक प्रॉपर चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है, तो उससे हमारे देश की, हमारे मतलब राज्य की, हमारी सिटी की सब कुछ पता जाए। व्हाट द थिंग्स आर एक्सरसाइजिंग अराउंड अस दैट आई कम टू नो in the duration of 20 minutes when I travel by the bus from home to school। तो कहते हैं it gives me time to think, सोचने का समय मिलता है। Observe the world outside and sometimes chat with fellow students, और कभी कभी जो बस में और भी बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ी बातचीत भी होती रहती है। एंड लिसन टू द साउंड्स ऑफ सिटी वेकिंग अप, और पूरा शहर जग जाता है, जैसा भी मैंने कहा, तो उस पूरे शहर में आवाज़ आती है, उसको भी मैं समझता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू माई राइड एवरी मॉर्निंग, फिर जब समय आ जाता है मैं उतर के चला जाता हूँ। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू माई राइड एवरी मॉर्निंग, फिर मैं अगली जो सुबह होती है उसके बारे में सोचता हूँ। एंड फील ग्रेटफुल फॉर दिस स्मॉल एडवेंचर दैट स्टार्ट्स माई स्कूल डे, और मेरे को ये लगता है कि ये एडवेंचर है, सुबह सुबह बस में जाना और सराउंडिंग को मतलब जाना, जज करना, सब कुछ मतलब हमको सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ 1 अगस्त से, टाइम विल बी इन द इवनिंग 7:15। मकसद मेरा यही है कि स्टूडेंट के रोज़ फ़ोन आते हैं कि सर मतलब जो हम इंग्लिश से छुटकारा पैसे कैसे पाएँ। देखिए, लोग कहते हैं 7 डेज में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। बोलना और बोलने से पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना। बोलना बाद में आएगा, और रिटन टेस्ट 7 डेज में, और यहाँ मतलब जब कोई चीज़ मतलब जो है ना इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कपल ऑफ डेज मतलब नॉट पॉसिबल टू लर्न। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझते हैं। लोग क्यों कह रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोचना है। अब रिटन टेस्ट पहले होगा, और रिटन टेस्ट कब आप कर पाएंगे? जब आपको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है वहाँ से लेके और सेंटेंस बनाने तक का जो यात्रा है वो पूरी करनी पड़ेगी। बच्चा तभी तो पढ़ पाएगा, पहले उसे अल्फ़ाबेट आता होगा, फिर वो वर्ड्स की नॉलेज होगी, फिर फ्रेजेस बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन गो ऑन स्पीकिंग सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, दैट विल बी लैंग्वेज। खत्म होती बात। तो इस सीरीज का जो मकसद है मेरा वो ये कि मैं आपको ये समझाऊं। अभी भी अगर वर्ड टू वर्ड बात करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो जो मोटी बात है वो हम आपको बता रहे हैं कि इन किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ को, चाहे वो किसी भी रूप में जाना जाए, अनसीन पैसेज, पैराग्राफ, लेटर, स्टोरी, व्हाटएवर, उसको समझने के लिए फर्स्ट थिंग इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको हर हिंदी के इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। वोकैबलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए, राइट। वोकैबलरी रिच होनी चाहिए, क्योंकि जो आप कहना चाहते हो उसके मीनिंग आपके माइंड में होने चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए, कौन सा वर्ड किस जगह यूज होगा। ओनली देन जस्ट टू ट्रांसलेट ए सिंगल सेंटेंस विल बी पॉसिबल। एक सेंटेंस में नहीं बना पाओगे अगर आपके ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो लैंग्वेज की तो बात बहुत दूर की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप कुछ भी करें, लेकिन आप किसी के भी फुल कोर्स की तरफ जाइए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बट आप एक बार इसकी जड़ में जाइए, बेस को क्लियर करो और अपनी यात्रा को ख़त्म करो। एंड वॉट एवर दी प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश यू हैव, गेट रिड ऑफ इट।